हेलो स्टूडेंट्स टॉपिक जो हमारा चल रहा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस कर रहे थे और लास्ट 2 वीडियोस में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। इन दिस वीडियो रिमेनिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट it is assumed that every transaction have twofold aspect, means every transaction will affect two accounts. One account will receive the value and another account will pay the value. दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे होंगे कोई भी ट्रांजैक्शन से, कोई भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक अकाउंट वैल्यू रिसीव कर रहा होगा, दूसरा अकाउंट वैल्यू पे कर रहा होगा। एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें दो अकाउंट अफेक्ट होंगे ही। जैसे मान लीजिएगा मैंने 5000 रुपये पे किए, हियर आई एम द गिवर। तो जब मैंने पे किए तो देयर मस्ट बी अ रिसीवर। जब गिवर है तो कोई ना कोई रिसीवर भी होगा। इफ आई हैव रिसीव्ड रुपये 10,000, मैंने रिसीव किए, इट मीन किसी ना किसी ने पे किए होंगे। तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स, वन विल रिसीव द वैल्यू एंड अनदर विल पे द वैल्यू। वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट के कारण ऐसा हो पाता है, इसी कॉन्सेप्ट के कारण ऐसा संभव होता है कि बैलेंस शीट मैच करती है और जो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस कम्स इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज, वो इसी कॉन्सेप्ट के कारण होता है। इसी कॉन्सेप्ट के कारण ऐसा होता है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड ऑलवेज इक्वल आते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इट इज assumed that every transaction has twofold aspect, affect two aspect, one will receive the value and another will pay the value, and one account will be debited and another account will be credited. Okay, then next, revenue recognition or revenue realization concept. First of all, meaning of revenue. Revenue refers to which increase the capital due to business operations. Revenue refers to which increase the capital due to business operations. And this concept determine the time and period of revenue realization. Revenue realization concept tells us that revenue should be deemed realized when the title of goods, title of items are transferred and the buyer become liable to pay for it.
यहाँ स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू किस पीरियड से रिलेटेड है, किस टाइम पीरियड में रेवेन्यू हमने रियलाइज किया, ये उस टाइम पीरियड को डिसाइड करने में हेल्प करती है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू उस पीरियड में या उस समय प्राप्त हुआ माना जाना चाहिए जब गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर कर दी गई हैं और गुड्स और सर्विसेज का बायर लीगली उस गुड्स और सर्विसेज को के वैल्यू को पे करने के लिए लीगली लायबल हो गया है, ना कि उस समय रेवेन्यू माना जाना चाहिए, रेवेन्यू रियलाइजेशन माना जाना चाहिए जब हमने कैश रिसीव किया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट डिटरमिन्स द टाइम एंड पीरियड ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन। स्टूडेंट, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। 1 जनवरी 2020 received an order of supply of goods. ओके, 1 जनवरी 2020 को हमने कुछ गुड्स को सप्लाई करने का ऑर्डर रिसीव किया। ऑन 15th of January 2020 we delivered the goods को डिलीवर कर दिया गया। वो जो ऑर्डर रिसीव किया था उस ऑर्डर को हमने सप्लाई कर दिया। एंड ऑन 30th जनवरी 2020 कैश रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर। जो हमने ऑर्डर रिसीव किया था और जो हमने सप्लाई की गुड्स की 15 जनवरी को, उसके अगेंस्ट हमको 30 जनवरी को कैश रिसीव हुआ। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हेन वी रियलाइज द रेवेन्यू, व्हेन वी रिसीव द रेवेन्यू, 1 जनवरी को, 15 जनवरी और 30 जनवरी। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, बिकॉज 15 जनवरी 2020 को हमने गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर किया है, गुड्स और सर्विसेज का ओनरशिप टाइटल चेंज हो गया फ्रॉम सेलर टू बायर, सेलर की जगह पे बायर ओनर बन गया 15 जनवरी को। एंड ऑन 15 जनवरी बायर और परचेजर बिकम लायबल टू पे द कंसिडरेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस डेट को रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन माना जाना चाहिए, 15 जनवरी को माना जाना चाहिए कि हमने रेवेन्यू रिसीव किया है, 1 जनवरी एंड 30 जनवरी को नहीं। बेशक कैश हमने रिसीव किया 30 जनवरी को, और अगर ऑर्डर के साथ भी अगर हमने कैश रिसीव कर लिया होता, यहां पर भी अगर एडवांस कैश रिसीव किया होता, तो भी 1 जनवरी को रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता। रेवेन्यू किस डेट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि हमने 15 जनवरी को रियलाइज किया है। इन जनरल हम लोग ऐसा मानते हैं कि जिस डेट को या जिस पीरियड में हमने गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर किया है, उस डेट को या उस पीरियड में हमने रेवेन्यू रियलाइज किया है। तो दिस कॉन्सेप्ट डिटरमिन्स द टाइम एंड पीरियड ऑफ रेवेन्यू realization. Okay, got it? Then next, matching concept. Matching concept helps us to determine the true profits or losses earned by business during a period. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक पीरियड के ट्रू प्रॉफिट और लॉसेस को डिटरमिन करने में हेल्प करती है। एंड दिस कॉन्सेप्ट
tells us that all expenses applicable to a revenue should be included, and all revenues should be taken into account or should be taken in consideration at the time of calculating profit or loss for which we have paid or we have incurred the expenses. In brief और इजी वे में अगर हम लोग देखें तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हम लोगों को? मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स टू मैच एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड के जब हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेस को कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर हमने कोई पर्टिकुलर पीरियड, मान लीजिएगा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2019 के प्रॉफिट या लॉस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इस पीरियड से रिलेटेड, तो इस पीरियड से रिलेटेड अगर हमने कुछ एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया, कुछ एक्सपेंसेस को अगर हमने लिखा है, तो उन एक्सपेंसेस से रिलेटेड सभी रेवेन्यूज को लिखा जाना चाहिए। अगर एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया है, कुछ एक्सपेंसेस हमने इनकर्ड किए हैं, तो उन एक्सपेंसेस को हमने क्यों किया? रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। तो जब हमने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया है, तो उन एक्सपेंसेस से हमको जितने भी रेवेन्यू रियलाइज हुए, उन सब रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करना चाहिए, वेदर दे आर रिसीव्ड इन कैश और नॉट रिसीव्ड इन कैश। मीन्स जैसे हमने गुड्स परचेज किया, किस लिए? सेल करने के लिए। हमने 5 लाख का गुड्स परचेज किया, मीन्स एक्सपेंस हो गया। अब वो गुड्स किस लिए परचेज किया था? सेल करने के लिए। अब जब उस गुड्स को हमने परचेज किया और एक्सपेंस कर दिया 5 लाख, अब उससे रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू हमको अर्न किए, मीन्स मान लीजिएगा इस 5 लाख के गुड्स में से हमने 4 लाख का गुड्स कैश में सेल किया, मीन्स कैश सेल्स 4 लाख। हमने कुछ क्रेडिट सेल किया है, क्रेडिट सेल्स 1,50,000। तो बिकॉज ये दोनों रेवेन्यू हमने अर्न कर लिए ना इस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, बेशक कैश हमने रिसीव किया 4 लाख, तो 4 लाख भी रिकॉर्ड होगा। साथ ही साथ जो क्रेडिट सेल किया 1,50,000, बेशक अभी हमने वो कैश रिसीव नहीं किया, बट वी गेट द राइट टू रिसीव कैश अगेंस्ट दैट सेल। तो इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए एज रेवेन्यू। तो एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच किया। बट मान लीजिएगा हमने कुछ गुड्स जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिएगा 80,000 का गुड्स अभी बिना बिका बचा हुआ, बेचा ही नहीं है, तो बिकॉज अभी हमने उसके अगेंस्ट रेवेन्यू अर्न किया ही नहीं है, तो उसको नहीं लिखा जाना चाहिए एज ए रेवेन्यू। बिल्कुल इसी तरह से अब एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच किया, बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने कोई रेवेन्यू अर्न किया, कोई रेवेन्यू अर्न किया है, तो उस रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको लिखा जाना चाहिए, वेदर दे आर पेड और नॉट पेड इन कैश। मीन्स मान लीजिएगा हमने कोई गुड्स सेल किया है, हमने 2 लाख की गुड्स सेल किए हैं,
अब जब गुड्स को सेल किया है हमने, सेल ऑफ गुड्स, तो सेल जब किया तो वो गुड्स हमने परचेज भी तो किया होगा। तो जब परचेज किया तो परचेज करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, अब परचेज किया हमने, मान लीजिएगा ये गुड्स जो सेल किया हमने 1 लाख उसके लिए पे कर दिया, कुछ अभी पे नहीं किया है, कुछ एक्सपेंसेस पे नहीं किए, तो बेशक पे कर दिया और पे नहीं किया, सभी एक्सपेंसेस को लिखा जाना चाहिए। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमको ये बताती है दैट टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस should be record to all expenses should be record related to a particular revenue, and all revenues should be record to or against a particular expenses which are included in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर एक्सपेंसेस को हमने लिखा है तो उससे रिलेटेड सभी रेवेन्यूज को भी लिखा जाना चाहिए, वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट। और अगर कुछ रेवेन्यूज को लिखा है तो रेवेन्यूज से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस को भी लिखा जाना चाहिए, चाहे वो एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं या पे नहीं किए हैं। तो इनकम को एक्सपेंस से और एक्सपेंस को इनकम से मैच करके जिस पीरियड के एक्सपेंसेस लिखे उससे रिलेटेड सभी इनकम्स को भी लिखा जाना चाहिए, और जो इनकम्स को लिखा है, रेवेन्यूज को लिखा है, उनसे रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस को भी लिखा जाना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के कारण प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये सब होते हैं। प्रीपेड मतलब एडवांस में पे किया, आउटस्टैंडिंग जो अभी पे नहीं किया, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, इस तरह की न्यूमेरिकल पार्ट जब हम लोग करेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। रिसेंटली अभी बहुत जल्दी हम न्यूमेरिकल पार्ट पर पहुंचेंगे, आप देखेंगे। देन लास्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट मीन्स this concept tells us that every transaction should be supported with some documents। हम बुक्स में जब ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो प्रत्येक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक आधार होना चाहिए। एवरी ट्रांजैक्शन should be supported with some documents on the basis of which trueness of transactions can be proved, on the basis of which documents trueness of transactions can be verified। मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस को लिखा जाए वो किन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर आधारित होने चाहिए, उन ट्रांजैक्शंस को लिखने का कोई आधार होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, पेइंग स्लिप है, कैश मीमो है, क्रेडिट मीमो है, रिसिट्स हैं, चेक्स हैं, ये सब। मान लीजिएगा हमने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, कैश डिपॉजिटेड ₹50,000 इनटू बैंक, बैंक में 50,000 रुपये जमा कराए। अब ये जो ट्रांजैक्शन हमने बुक्स में रिकॉर्ड की, इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का हमारे पास कोई आधार होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो इस बात को प्रमाणित करे, प्रूव करे कि हमने 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए। और इसका हमारे पास प्रमाण या एविडेंस क्या होगा? बैंक में जब हम लोग कैश डिपॉजिट कराते हैं तो एक फॉर्म फिल करते हैं, पेइंग स्लिप। बैंक उस पेइंग स्लिप के काउंटर फॉइल पर अपनी स्टाम्प लगा के और कैशियर सिग्नेचर करके हमको रिटर्न करता है। वो जो काउंटर फॉइल ऑफ पेइंग स्लिप है वो इस बात का प्रमाण है कि हमने 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए। ये उस ट्रांजैक्शंस को प्रमाणित करता है। इसी तरह से मान लीजिएगा गुड्स परचेज किया, तो जब परचेज किया तो हम लोगों को एक कैश मीमो या क्रेडिट मीमो, जिसको हम बिल बोल देते हैं, वो बिल मिलता है।
तो ये ट्रांजैक्शंस के प्रमाण है कि वास्तव में ट्रांजैक्शंस हुए हैं और ट्रांजैक्शंस को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शंस should be supported with some verifiable documents on the basis of which transactions can be verified or can be proved that transaction is true. Okay, so these were the remaining accounting concepts and assumptions. इस चैप्टर में हमारा छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ है, accounting conventions. We will discuss in coming video. Okay, thank you.